गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना 9 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली जैसा कि पता है हमें बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा था वोटर लिस्ट को अपडेट करने का। और जिसमें कि जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ तो उसमें 65 लाख वोटर्स के जो नाम है वो एक्सक्लूड कर दिए गए। और इसमें बेसिकली 11 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा रहे थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आधार को भी एक्सेप्ट किया जाए इसमें। बट हो क्या रहा था अभी दोबारा से कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स थे जो आधार को एक्सेप्ट कर रहे थे उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि दोबारा से कि पासपोर्ट और जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ही सिटीजनशिप का प्रूफ है। और आधार को लॉ में सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना गया है, लेकिन रेजिडेंस और आइडेंटिटी के लिए वैलिड है। और कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आधार को एक्सेप्ट किया जाए एज अ 12th इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा। और जो आधार है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी इसको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस माना गया है। इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि जो उनका जुडिशियल ऑर्डर है आधार को एक्सेप्ट करने का वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज किया जाए ताकि वोटर्स अवेयर हो। और फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे नेपाल में बेसिकली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया वहाँ पे नेपाल में। जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब पे। और गवर्नमेंट ने बोला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में रजिस्टर करना मैंडेटरी होगा। तो वही वहाँ पे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ इसके खिलाफ। और और साथ में करप्शन, नेपोटिज्म, मिस गवर्नेंस के खिलाफ। तो बेसिकली इसमें 19 लोग मर गए और 300 से ज़्यादा लोग नेपाल में इंजर्ड हो गए प्रोटेस्ट के दौरान। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हिमाचल को एज अ फुल्ली लिटरेट स्टेट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में है। केरलाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट राइज स्टीपली फ्रॉम 18 to 30। तो क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ इन अ गिवन टाइम। ठीक है, तो 1 लाख जो है लाइव बर्थ में कितनी मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। केरला में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेसिकली 18 से 30 बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी आंध्र प्रदेश और जो केरला है ये सबसे लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वाले स्टेट बने हुए हैं। इसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर दिए हुए हैं, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे, एक पर्टिकुलर स्टेट का दिया हुआ है। तो मेनली दिया हुआ है केरला का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये मेनली जो राइज हुआ है ये स्टैटिस्टिकल इफेक्ट है क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइनिंग बर्थ है, प्लस जो कोविड डेथ्स हुई हैं उसकी वजह से। और ना कि मैटरनल का है हेल्थ का कोलैप्स नहीं हुआ है। और स्टेट सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स अभी भी केरला में स्ट्रांग हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली आंध्र प्रदेश में पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग के बारे में है। स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग 1.9 ईयर के इक्वल एक्स्ट्रा लर्निंग गेन अचीव किया। और ये काम कैसे करता है ये मॉडल? इसमें बेसिकली गेमिफाइड सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। मैथ कॉन्सेप्ट को चाइल्ड लर्निंग लेवल पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल के हिसाब से अडाप्ट किया जाता है इस सॉफ्टवेयर को। तो बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो लर्निंग जो रेट है वो डबल हो गया मैथ्स में, और स्ट्रॉन्गर गेन्स देखे गए यंगर ग्रेड्स में 6th और 7th में, है ना। प्रोग्राम है वो बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है और स्केलेबल है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली इंडिया चाइना मस्ट काउंटर अनरीजनेबल यूएस टैरिफ सेज चाइनीज एम्बेसडर। तो चाइनीज एम्बेसडर का बोलना है उन्होंने अपोज किया ट्रम्प गवर्नमेंट का डिसीजन जिसमें 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया। और इनका बोलना है कि जो टैरिफ्स हैं ये अनफेयर है और अनरीजनेबल है। और यूएस ने इन टैरिफ्स को वेपन की तरह यूज़ किया अलग अलग कंट्रीज के खिलाफ। और उन्होंने बोला इंडिया और चाइना के पास लगभग 2.8 बिलियन लोग हैं और बड़ी इकोनॉमीज और ह्यूज मार्केट है। तो दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री भी है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और दोनों मिलकर ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज को और स्ट्रांग उन्हें बनाना करना चाहिए। और चाइना चाहता है कि इंडिया की कंपनीज जो है चाइनीज में आए और इन्वेस्ट करें, और इंडिया जो है चाइनीज कंपनीज को फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट दे। और दोनों ही बेसिकली टेररिज्म के विक्टिम हैं। और बीजिंग तैयार है जो है साथ में मिलके फाइट करने के लिए। और बाउंड्री इश्यूज पर भी इम्पोर्टेंट कंसेंसस जो है वो हुआ है। और बायलेटरल जो उनका बोलना है कि अगर इंडिया और चाइना कोऑपरेशन स्ट्रांग हुआ तो जो 21st सेंचुरी है
वो एशियन सेंचुरी बन सकती है, ऐसा बोलना है चाइनीज एम्बेसडर का। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर विजिट्स इंडिया, साइंस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इसराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट दोनों के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को सिक्योर और स्ट्रांग बनाएगा। और उन्होंने बोला कि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर हाउस है और ये पार्टनरशिप दोनों तरफ से बिजनेस के लिए नए डोर्स ओपन करेगा। और ये विजिट तब हुआ है जब बेसिकली इसराइल ने गाज़ा में अपनी मिलिट्री कैंपेन को जो है इंटेंसिफाई कर दिया है, और जहां मिलियंस ऑफ सिविलियंस पर बॉम्बिंग और स्टारवेशन फेस कर रहे हैं वहां पे। तो इसराइल अपनी इकोनॉमी के जो नए सेक्टर्स हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसको ओपन कर रहा है, और यहाँ इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट और जॉब्स के चांसेस बढ़ेंगे। और एग्रीमेंट पुराना 1996 का पुराना जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको रिप्लेस करेगा। और इसराइल की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके एक रिप्रेजेंटेशन ऑफिस इंडिया में खोलने की पॉसिबिलिटी एग्जामिन कर रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स के लिए यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर्स इस वीक दिल्ली आ रहे हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स को फास्ट ट्रैक किया जा सके, ताकि और इंडिया की गवर्नमेंट पार्लियामेंट की जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसको सेंसिटिव इशू पे ब्रीफ कर रही है कि कैसे टॉक्स करनी है कि एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस पे, नॉन टैरिफ बैरियर्स पे, स्पेशली जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको लेके। और इंडिया ने रिसेंटली जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, लेकिन एग्रीकल्चर और जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर वो अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं कुछ। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ब्रिक्स वर्चुअल समिट में जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें बैकग्राउंड क्या रहा है कि यूएस ने 50% जो टैरिफ इम्पोज किया है ब्राज़ील और इंडिया पर जैसे कंट्रीज पर ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन जिससे हुआ है। तो जयशंकर जी ने बोला है कि जो है वर्ल्ड को चाहिए एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड सिस्टम जो सबके बेनिफिट के लिए हो। जो ट्रेडिंग सिस्टम का बेस होना चाहिए वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, रूल बेस्ड नॉर्म्स पे होना चाहिए। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको स्पेशल एंड डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और एक नीड है रेजिलिएंट और रिलायबल सप्लाई चेन की, ताकि डिसरप्शन से इकोनॉमी सिक्योर रहे। उनका बोलना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने क्राइसिस को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो खुद स्ट्रेस में है, और मोदी जी की जगह बेसिकली जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया। तो ये एक टाइप का बैलेंसिंग एक्ट है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिक्स को सस्पिशियस नज़र से देख रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पॉलिटिकल न्यूज़ है, ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ भील फोक्स टेल्स टू बी आउट सून। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक ट्रांसलेशन टूल जो है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए लॉन्च किया है। और इसके अंडर भील जो ट्राइब है मध्य प्रदेश की, उसकी जो फोक स्टोरीज हैं या फोक टेल्स हैं जो कि बोली जाती हैं, ओरल फोक टेल्स का हिंदी ट्रांसलेशन निकाल रहा है। और ई बुकलेट का नाम है अनुवाद, जो कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के आदिवाणी पोर्टल पे, जो आदिवाणी पोर्टल है उस और ऐप पर मिलेगी। थीम्स हैं स्टोरीज की इसमें, वो कास्ट एंड सोशल जस्टिस, कल्चरल एक्सप्रेशन, फार्मर डिस्ट्रेस एंड लोकल फेथ्स, गुरु पूजन स्टोरीज। तो जो इन स्टोरीज का बट टाइमलाइन थोड़ा वेग है। और गवर्नमेंट का प्लान है कि जो गोंडी लैंग्वेज है, संथाली लैंग्वेज है और जो मुंडारी फोक्स हैं उनको भी ट्रांसलेट करके इस पर रिलीज किया जाए। तो इससे बेसिकली कि होगा क्या, जो ओरल ट्राइबल का ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करना और प्रमोट करना की कोशिश कोशिश हो रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल बेसिकली डोमेस्टिक स्फीयर इन अ न्यू इंडिया के बारे में है, और जो नारी शक्ति है वर्सेस रियलिटी के बारे में बोलते हैं कि रियलिटी क्या है डोमेस्टिक स्फीयर में। तो अभी वो इसमें बोलते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट और आरएसएस लीडर जो है बार बार नारी शक्ति, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बातें करते हैं, लेकिन घर के अंदर डोमेस्टिक स्फीयर में वुमेन के जो इश्यूज हैं वो इग्नोर किए जाते हैं। और एग्जाम्पल है कि अगस्त 2025 में उनके चीफ ने बोला कि सिविलाइजेशन के लिए के सर्वाइवल के लिए हर फैमिली को 3 बच्चे होने चाहिए। और ये स्टेटमेंट वुमेन्स को सिर्फ जो है एक रिप्रोडक्टिव मशीन्स के जैसे ट्रीट करता है और उनकी जो चॉइसेस हैं उनको इग्नोर करता है, ऐसा बोलना है।
तो अब बोलते हैं कि 2017 से बात करें, 2017 से 2022 की, तो पर ईयर जो है 7,000 डाउरी डेथ्स होती हैं और जिसमें 35,000 वुमेन्स की जान गई। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 30% जो वुमेन्स हैं उन्होंने किसी ना किसी टाइप का पार्टनर वायलेंस रिपोर्ट किया। बोलते हैं कि ये लोग जो है बेसिकली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको अंदर की जो घर के अंदर की जो पैट्रियार्की है उसको चैलेंज नहीं करता। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि अंबेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल है उसमें राइट टू डिवोर्स, कास्ट फ्री मैरिजेस प्रपोज किया था, उस पर भी जो है अपोज किया गया था। और अभी भी जो ऑनर क्राइम्स हैं और मैरिटल जो रेप्स होते हैं उनको क्रिमिनलाइज करने के केसेस में गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है कि मैरिटल रेप्स को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए तो अगेंस्ट मैरिज और इंडियन कल्चर के अगेंस्ट रहेगा। कहते हैं कि आंगनवाड़ी, मिड डे मील और जो आशा वर्कर्स हैं, आशा वॉलेंटियर्स, इनको जो है बेसिकली वॉलेंटियर्स बोला जा रहा है, एम्प्लॉयज नहीं बोला जा रहा है, वॉलेंटियर्स नॉट एज एम्प्लॉय। तो इनको सिर्फ ऑनरेरियम मिल रहा है, मिनिमम वेज नहीं मिलता। एसबीआई 2023 का सर्वे क्या बोलता है कि अगर जो ये अनपेड वर्क है वुमेन्स का उसको मोनेटाइज किया जाए तो 22.5 लाख करोड़ रुपीस का जो है जो कि लगभग 7% ऑफ जीडीपी है उसके इक्वल होगा। और ये इनविजिबलाइज्ड वर्क ही जो है मेल वेजेस को लो रखने के में जो है हेल्प करता है, क्योंकि घर का सबसिस्टेंस जो है कॉस्ट वुमेन्स के अनपेड वर्क कवर करता है। तो ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है कि जो वायलेंस है उसको ख़त्म किया जाए वुमेन्स के अगेंस्ट होम्स में, जो है जो जो अगर लीगल वायलेंस है या सोशल वायलेंस है कैसा भी है। सेकंड जो बोलते हैं इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट टू वर्क एंड इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन। फिर थर्ड बोलते हैं यूनिवर्सल चाइल्ड केयर एंड एल्डर केयर सर्विस बाय स्टेट। तो यूनिवर्सल जो है चाइल्ड केयर और एल्डर केयर बाय स्टेट होना चाहिए। बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। और फिर जो बोलते हैं प्रमोट करना चाहिए कल्चर ऑफ शेयर्ड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि मैन और वुमेन की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो डोमेस्टिक वर्क की, नॉट उसको एक्सक्यूज ना दिया जाए कि इंडियन सोशल फैब्रिक के हिसाब से है। और सिक्स्थ बोलते हैं कि जस्टिस फॉर स्कीम वर्कर्स। जो स्कीम वर्कर्स हैं जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई और जो बेसिकली मिड डे मील वर्कर्स हो गई, आशा वर्कर्स हो गई, इनको मिनिमम वेजेस दिए जाएं, मिनिमम वेजेस प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी दिए जाएं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क शुड हेल्प इम्प्रूव बोथ क्वालिटी एंड इक्विटी इन हायर एजुकेशन। तो बताते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो 2016 में लॉन्च किया गया और पहले सिर्फ 4 कैटेगरीज में रैंकिंग आती थी, अब जो है बढ़ के 17 कैटेगरीज हो गई हैं और पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ गई हैं। लेकिन जो टॉप रैंकर्स हैं वो अभी भी ओल्ड और एलीट जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास ही है, वही अच्छी रैंक लाते हैं। तो रैंकिंग के पैरामीटर्स इसमें क्या क्या हैं वो बताते हैं कि बेसिकली टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज पहला पैरामीटर जिसको 30% वेटेज मिला है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिसको 30% वेटेज, ग्रेजुएशन आउटकम्स 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%, पीयर परसेप्शन 10%। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, पीयर जो परसेप्शन होता है ये सब्जेक्टिव है, काफ़ी सब्जेक्टिव है और फीडबैक लिया जाता है एक्सपर्ट से, एम्प्लॉयर से, जिसमें प्रीजुडाइसेस हो सकते हैं और बायस हो सकता है, ये इन्फ्लुएंस हो सकता है उससे। और इसका जो 10% वेटेज है वो रैंकिंग को जो है स्क्यू कर देता है, मतलब डिस्टॉर्टेड रैंकिंग दिखाता है। स्पेशली जो स्टेट रन और जो सब अर्बन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अगेंस्ट में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो फेमस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनमें पीयर परसेप्शन अच्छा रहता है, तो इनकी जो रैंकिंग होती है वो ख़राब हो जाती है इसकी वजह से। जो बताते हैं इश्यूज़ क्या हैं मेथोडोलॉजी के साथ, कि इसमें जो है बिब्लियोग्राफिक डेटा और सेल्फ डिक्लेयर्ड इनपुट्स पर ज़्यादा रिलायंस है। बिब्लियोग्राफिक डेटा जो रिसर्च का पब्लिश होता है वो सब रिसर्चर्स से, और जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इनपुट्स हैं उन पर ज़्यादा रिलायंस होता है, तो इसमें मैनिपुलेशन रिस्क काफ़ी रहता है। आउटरीच और इंक्लूसिविटी की बात करें तो ये भी फ्लॉड है।
सिर्फ रीजनल और जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर होता है इसमें, और जो इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो इग्नोर किया जाता है। और इस जबकि इसका वेटेज 20% वेटेज है। और जो है जेएनयू और एम्स दिल्ली ही टॉप 10 में है। बेसिकली ये शो करता है कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो उनके लिए हायर एजुकेशन अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट होता है उसमें ओबीसीज, एससी, एसटी रिजर्वेशन प्रॉपरली जो है फिल नहीं होते। और अगर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एडहेरेंस को बेसिकली इसमें इंक्लूड किया जाए तो सिस्टम ज़्यादा इक्विटेबल हो सकता है। तो लार्जर कंसर्न बोलते हैं कि रीजनल इम्बैलेंसेस जो हैं हायर एजुकेशन में, लार्जर इम्बैलेंसेस और जो फैकल्टी शॉर्टेज है, पीएचडी क्वालिफाइड टीचर्स जो आउटसाइड टॉप 10 100 इंस्टीट्यूशन से उनके अलावा। और तीसरा जो बोलते हैं 58% मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में ज़ीरो रिसर्च पब्लिकेशन है। और फोर्थ जो बोलते हैं लीगेसी इंस्टीट्यूशंस को छोटी और न्यू इंस्टीट्यूशंस को मेंटर करना चाहिए। और फिफ्थ बोलते हैं जो फॉल्स और डेटा सबमिट करने वाले इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट जो है, फॉल्स डेटा सबमिट करने वाले इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। रिफॉर्म्स नहीं आए तो बोलते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो, उसका जो असली एम है कि क्वालिटी और इक्विटी को इम्प्रूव करना, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ईरान एंड इंडिया एंशियंट सिविलाइजेशन एंड न्यू हॉरिजॉन्स। तो यहाँ पे बेसिकली बताता है कि वर्ल्ड अभी एक जो है ट्रांजिशन टाइम ऑफ ट्रांजिशन में है, और जिसमें कि वेस्टर्न जो पावर्स है स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, उसका डोमिनेंस जो है वो वीक हो रहा है। प्रॉब्लम्स ये है कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनका वायलेशन हो रहा है, और ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं, मीडिया मैनिपुलेट किया जा रहा है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो वेस्ट का जो ट्रेडिशनल टूल जो वेस्ट का है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मोनोपोली होना, ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स इम्पोज करना, मीडिया कंट्रोल करना, वो अब इफेक्टिव नहीं रहे बोलते ट्रेडिशनल टूल्स वेस्टर्न पावर्स के। और ग्लोबल साउथ का राइज हो रहा है, यानी डेवलपिंग जो नेशंस हैं वो अपनी डिपेंडेंसी जो है वो तोड़ रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज पर, और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डिफेंस जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। तो एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे कि इंडिया और ईरान, ये इनका इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि उनका कल्चर हमेशा बेसिकली पीस, डाइवर्सिटी और स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड रहा है। दोनों जो सिविलाइजेशन से उन्होंने जो कॉन्करर्स थे जिन्होंने यहाँ पे कब्जा किया, उन पर उनको उनको भी इन्फ्लुएंस किया अपने स्टेट क्राफ्ट से, आर्ट से और लिटरेचर से। तो कॉमन वैल्यूज क्या हैं दोनों की, जैसे कि लाइफ एज अ गिफ्ट, गुड ओवर इविल, डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस। तो मॉडर्न टाइम्स में बोलते हैं कि इंडिया जो है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया। ईरान में वहीं पे ऑयल नेशनलाइजेशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन और वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ रेजिस्टेंस हुआ। तो अब बोलते हैं जॉइंट रोल क्या है दोनों का, कि दोनों नेशन अब बेसिकली ग्लोबल साउथ लीडरशिप जो है वो ले सकते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्रिक्स है इनके पास, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू, जिसका गोल होगा कि जो है फेयर, जस्ट और ह्यूमेन वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। बोलते हैं कि जो पैलेस्टीन का स्ट्रगल है ये बेसिकली सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है ग्लोबल साउथ के लिए। इसमें वेस्ट की जो हिपोक्रेसी है वो साफ क्लियरली दिखती है उनके ऑक्यूपेशन और ब्रूटैलिटी से। और ईरान का जो न्यूक्लियर एनर्जी का राइट भी साउथ के डेवलपमेंट का सिंबल है। और ब्रिक्स को बोलते हैं, ब्रिक्स जो है वो ऑल्टरनेटिव है वेस्ट जो है फाइनेंशियल डोमिनेंस के खिलाफ, और डी डॉलराइजेशन का रूट है। और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये जस्ट ट्रेड कॉरिडोर नहीं बल्कि कल्चरल ब्रिज है बिटवीन इंडिया, ईरान, यूरेशिया, अफ्रीका एंड वेस्ट। कहते हैं कि जो वेस्ट एशिया में यूएस और जो उसके अलाइज हैं वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे पैलेस्टीन हो गया, ईरान, इराक हो गया, सीरिया हो गया, येमेन हो गया। और साउथ एशिया में जो है टेररिस्ट ग्रुप बनाए बनाए या एम्पावर किया किए जब उनके इंटरेस्ट सर्व हुए, जब जब
तो फ्यूचर विजन क्या है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे इंडिया और ईरान एक न्यू मॉडल ऑफ ग्लोबल ऑर्डर ऑफर कर सकते हैं, जिसमें कि पार्टिसिपेशन हो सबका, नॉन ना कि किसी का डोमिनेशन हो, इक्वालिटी हो सबकी और सुपीरियॉरिटी किसी की नहीं हो, और रेस्पेक्ट हो डिग्निटी की और सॉवरेनिटी की। तो नेशन अपना डेस्टिनी खुद बनाए, पावरफुल के जो है टूल ना बने, ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इंडिया चाइना नीड फॉर अ बॉर्डर सेटलमेंट। तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है डिकेड से चल रहा है, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सॉल्व करने की कोशिश 1979 में शुरू की थी, जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और चाइना विजिट किया। उनका एम था दोनों कंट्रीज के बीच में पीस और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है उसको बिल्ड करना। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो है रिलेशंस लो पॉइंट पे आ गए, लेकिन फिर 1999 पे जो है टॉक्स वापस से शुरू हुई, और 2003 में वाजपेयी जी ने जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए। इंडिया से जो है ब्रजेश मिश्रा और चाइना से दाई बिंगू, जिनका काम बॉर्डर सेटलमेंट पे जो है बॉर्डर सेटलमेंट पे काम करना था। 2005 का जो है पॉलिटिकल पैरामीटर एग्रीमेंट तैयार हुआ, जिसमें इंडिया चाइना का क्लेम अरुणाचल प्रदेश और चाइना का क्लेम अक्साई चीन पे फोकस था। और एग्रीमेंट के जो की पॉइंट्स ये थे कि दोनों देश एक दूसरे के जो स्ट्रैटेजिक और पॉपुलेशन इंटरेस्ट है उसको कंसिडर करेंगे, और बॉर्डर को जो है नेचुरल जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। लेकिन 2007 के बाद चाइना का जो तवांग एरिया है उस पर दोबारा क्लेम किया चाइना ने तवांग पर, और टॉक स्लो हो गए। फिर 2014 से 2020 के बीच जो है बॉर्डर इंसिडेंट्स जैसे कि डोकलाम क्राइसिस ने सिचुएशन को और टेंस कर दिया, और 2019 से 2024 के बीच फॉर्मल मीटिंग्स नहीं हुई जो है। लेकिन 2025 में मोदी और जिनपिंग की मीटिंग के समिट के बाद जो है टॉक्स रिज्यूम हुए, और दोबारा से अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट और बेटर बॉर्डर मैनेजमेंट मेथड्स पर काम कर रहे हैं। तो समरी ये है कि डील का जो है बेस दोनों के पास है, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज की लीडरशिप जो है पॉलिटिकल विल के साथ पुश करे। नेक्स्ट है यहाँ पे जितने भी इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, इसमें जो यूरोप से जो डेटा ट्रैफिक आ रहा है इंडिया में उसमें डिले बढ़ गया है, यानी लेटेंसी बढ़ गई है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली जो अंडर सी केबल है उसमें कट होने की वजह से हुआ है, जो कि वेस्ट एशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हाउथी अटैक्स जो और ऑन गोइंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का हाथ है, जिसकी वजह से डेटा ट्रैफिक में लेटेंसी बढ़ गई है। और मतलब जो अब इंटर कॉन्टिनेंटल कॉल्स हैं और क्लाउड सर्विसेज थोड़ी स्लो हो सकती हैं, और अभी तक कोई मेजर डिसरप्शन नहीं हुआ है क्योंकि ट्रैफिक रीरूट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडिया और कतर लाइकली टू फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन अर्ली अक्टूबर। तो इंडिया और कतर जो है वो अपना अक्टूबर 2025 तक अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने वाले हैं, और बेसिकली दोनों देश अपना जो बायलैटरल ट्रेड है उसको 2030 तक डबल करना चाहते हैं। 2024-25 में इंडिया का कतर ट्रेड जो है $14.15 बिलियन था। इसमें मेजरली जो है इंपोर्ट्स एलएनजी, एलपीजी और जो केमिकल्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स थे। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे स्पेनिश जो पीएम है, स्पेन के पीएम है, उन्होंने 9.99 स्टेप्स अनाउंस किए हैं जो गाजा में जिनोसाइड हो रहा है इसराइल के द्वारा उसके लिए, उसके अगेंस्ट में। तो इसराइल पर जो है बेसिकली उन्होंने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया है, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ जो है ट्रेड रोक दिया है। दूसरा कि इसराइल की मिलिट्री के लिए जो फ्यूल ले जाने वाले शिप्स हैं स्पेनिश पोर्ट्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और मिलिट्री इक्विपमेंट की एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसराइल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। और जो लोग गाजा में वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वायलेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको स्पेन में एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। इलीगल इसराइल सेटलमेंट से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट जो है वो बैंड है, ताकि पैलेस्टीनियंस का डिस्प्लेसमेंट रोका जा सके, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और मेडिकल एड प्रोवाइड करेगा,
और एक्स्ट्रा ह्यूमैनिटेरियन फंड्स देगा। तो ऐसे-ऐसे 9 स्टेप्स लिए हैं जो स्पेन के पीएम है उन्होंने। और नेक्स्ट है यहाँ पे अ ईयर इन एंड विदाउट प्रोजेक्ट्स यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज रिकमेंड्स पॉलिसी चेंजेस। तो यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज एक इनिशिएटिव है जो इंडिया और यूके के बीच में है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। और पहले कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए थे, लेकिन अब रिपोर्ट्स में 8 रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसमें कि फोकस है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट सेफ और अट्रैक्टिव बनाया जाए। और बेसिकली गोल है इसका कि 2030 तक $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और इंडिया को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए रिलायबल डेस्टिनेशन बनाना। नीति आयोग का कहना है कि इंडिया के पास यंग वर्कफोर्स और हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल टैक्स और मनी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो ज़रूरी है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।